ठीक, बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने देखा सबसे पहले तो क्या होता है, कितनी चीजों की चार चीजें क्लियर। वो चार चीजें कौन सी होती हैं? अगर बात करें चार चीजों में, सबसे पहले आता है हमारे पास सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के बाद क्या आता है हमारे पास साइटोकाइन बैरियर, और साइटोकाइन बैरियर के बाद क्या आता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। तो हम लोगों ने सेलुलर बैरियर का खत्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा दूसरा टॉपिक है साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर क्लियर। अब सुनो, देखो साइटोकाइन में होता क्या है बेटा, साइटो मींस होता है सेल्स, साइटो मींस सेल, और काइन मींस होता है मूव करना। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल को मूव नहीं करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, इसमें एक सेल होगी जिस पे किसी वायरस का इंफेक्शन होगा, तो इंफेक्शन के बाद क्या होता है वो सेल कोई मटेरियल बनाएंगे, और वो मटेरियल होता है प्रोटीन। अब जब वो प्रोटीन बनती है तो वही प्रोटीन क्या होती है बेटा, आने वाले अपने आसपास के उसमें जो सेल्स होंगी उसको जाके वहां पर कुछ फंक्शन होंगे जिसकी वजह से वो आसपास के सेल्स जो है फिर से वो जो वायरस आया था उससे इन्फेक्ट ना हो। तो यहाँ पर सेल को मूव नहीं करती है, कौन मूव करेगा, सेल से बना हुआ प्रोटीन मूव करेगा। बात क्लियर, उसी को हम बोलते हैं साइटोकाइन। अब सुनो इसको समझो। फॉर एग्जांपल ये बेटा एक मेरे पास सेल, ये सेल है जिसपे किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, इसको मैं बोल दूंगा वायरल इन्फेक्टेड सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें अटैक हुआ था वायरस का। तो ये क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन। इस प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग, इसका नाम होता है साइटोकाइन। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइन। इसका एक टाइप होता है, क्या मैं कह सकता हूं, उसका एक एग्जांपल होता है बेटा साइटोकाइन का, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। इसका एक एग्जांपल है बेटा इंटरफेरॉन। क्लियर। तो मैंने बताया वायरल इन्फेक्टेड सेल है, ये प्रोड्यूस करेगी क्या होता है, प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन। इसका एक एग्जांपल क्या है, इंटरफेरॉन। ये जो प्रोटीन होती है, जो इंटरफेरॉन की बात करें तो ये भी क्या प्रोटीन होगी। ये जो प्रोटीन होती है बेटा 27 अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड की एक प्रोटीन होती है। बात क्लियर। अब देखो ये जो इंटरफेरॉन बन गए, ये जो प्रोटीन बन गए, इसका काम होगा कुछ, इसका मेनली दो काम है बेटा। एक तो ये क्या करेंगे, अपने आसपास की मतलब एडजेसेंट सेल को क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे और उससे कहेंगे कि वायरस का अटैक हुआ है और अपने रिसेप्टर्स आप क्लोज कर दो। बात क्लियर, क्या करो, अपने रिसेप्टर्स क्लोज कर दो। दूसरी चीज, ताकि अगर रिसेप्टर्स क्लोज हो जाएंगे तो उस वायरस की जो है एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर बाय चांस वायरस की एंट्री हो गई तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि अपने पास कुछ प्रोटीन बना दो ताकि उस वायरस का इन्फेक्शन तुम पे ना हो सके। तो इसके दो काम होते हैं बेटा। फर्स्ट क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स एडजेसेंट सेल फॉर क्लोजिंग देयर रिसेप्टर, फॉर क्लोजिंग देयर रिसेप्टर्स। क्लियर। दूसरी चीज क्या बेटा, इनका दूसरा काम ये होता है कि ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट्स एडजेसेंट सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, TIP। ये प्रोटीन का काम क्या होता है बेटा, देखो कोई वायरस आएगा तो वो क्या करेगा, उसके मतलब उसकी जो मशीनरी होती है वो करती क्या है, किसी एक क्वेश्चन में जब वो आएंगे तो वो क्या करते हैं बेटा, अपने नंबर्स बढ़ाते हैं। अपने नंबर्स बढ़ाने को क्या करते हैं, उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा अल्टीमेटली वो ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनती है वो क्या करती है बेटा, कि जो भी वायरस अगर आ गया तो उसके ट्रांसलेशन को वो इनहिबिट कर देगी। ये दो काम होता है। फिर नेक्स्ट बेटा एक पॉइंट है अल्फा इंटरफेरॉन।
अल्फा इंटरफेरॉन। देखो अल्फा इंटरफेरॉन के बेटा दो काम, मेजर दो फंक्शन है बेटा यहाँ पर। मेनली कौन सा है? दो फंक्शन जो मेनली है उनमें से एक ये कि जो अल्फा इंटरफेरॉन होता है ये क्या करता है बेटा, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम किस लिए एक्टिवेट करता है? टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको क्या करता है बेटा, एक्टिवेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इसका दूसरा फंक्शन ये होता है, देखो एक्चुअली में क्या है कि जो एचआईवी के पेशेंट होते हैं, जो एड्स के एचआईवी के पेशेंट कहने का मतलब है जो एचआईवी पॉजिटिव ओवरऑल मतलब एड्स के वो पेशेंट है वो, तो उनके अंदर क्या होता है, एक कैंसर होता है बहुत फेमस होता है जिसको बोलते हैं बेटा कापोसी सार्कोमा। तो ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, उस कापोसी सार्कोमा को, सार्कोमा मींस होता है कैंसर, जो सॉफ्ट टिश्यू में होंगे वो कैंसर, उनको क्या करता है, रिग्रेस करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, रिग्रेसिंग। ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, रिग्रेसिंग कापोसी सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा इन एड्स पेशेंट, एड्स पेशेंट। ठीक, ये बात की पूरी और साइटोकाइन बैरियर है, समझ में? तो साइटोकाइन बैरियर क्या होता है बेटा, क्लियर? साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, क्लियर? साइटो मींस सेल्स, काइन मींस मूव करना। इसके बाद बेटा हमारे पास जो तीसरा टॉपिक होगा, हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक किसका, हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का तीसरा टॉपिक जो बेटा उसको हम बोलते हैं फीवर। नेक्स्ट टॉपिक है फीवर। देखो फीवर का सिंपल सा मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी टेंपरेचर का इंक्रीज होना, बॉडी टेंपरेचर का इंक्रीज होना। मैंने तुमसे बोला था स्टार्टिंग में ही कि जब भी कोई भी पैथोजन की एंट्री होती है तो हमारे बॉडी का टेंपरेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब कितना इंक्रीज होगा ये डिपेंड करता है वो पैथोजन कैसा है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज होता है वो होता ही क्यों है? क्योंकि जब टेंपरेचर ज्यादा होगा तो जो भी पैथोजन की एंट्री हुई है वो क्या होंगे बेटा, उनकी जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो जो बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज होता है इसको हम फीवर बोलते हैं। बायोलॉजी के टर्म में, मेडिकल के टर्म में हम उसको पायरेक्सिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं या वो क्यों होता क्यों है? तो इसका एक रीजन है कि जो भी माइक्रोब्स की एंट्री हुई है वो क्या कर सके बेटा, उनकी एंट्री होने के बाद उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। तो फीवर का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीज बॉडी टेंपरेचर, इंक्रीज बॉडी टेंपरेचर, बॉडी टेंपरेचर फॉर reduce और inhibit माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ को एकदम से कम करने के लिए या खत्म करने के लिए जो बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। अब देखो सुनो फीवर का होता कैसे है, बात करें बेटा फीवर की। फीवर होता कैसे, जैसे कोई पैथोजन है, कोई भी एक पैथोजन है, तो जब पैथोजन आता है तो इसका इंटरेक्शन किससे होगा बेटा, WBC। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। बात करें पैथोजन जो होता है बेटा ये सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करता है कुछ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन सिक्रीट करेगा। तो जब WBC का इससे इंटरेक्शन होता है तो WBC क्या करते हैं बेटा, ये भी सिक्रीट करते हैं, ये भी सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन। क्लियर? ये टॉक्सिन और इंटरल्यूकिन ये दोनों मिलकर बनाते हैं पाइरोजेन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, पाइरोजेन। ये पाइरोजेन क्या करता है, इसका काम होता है कि ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, ये स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है बेटा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इंक्रीज बॉडी टेंपरेचर, इंक्रीज बॉडी टेंपरेचर।
बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीवर। फीवर तो एक इंग्लिश का वर्ड हो गया, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा काइलेक्सिया, जो मेडिकल टर्म में हम इसको यूज करते हैं काइलेक्सिया। क्लियर? अब सुनो, अगर किसी को फीवर हुआ है तो फीवर को कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जो यहाँ पर बने हुए पाइरोजन को कम कर सके, जो यहाँ पर बने हुए पाइरोजन को कम कर सके। जब पाइरोजन कम हो जाएगा तो ये स्टिमुलेट नहीं करेगा हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज होती है बेटा, जो यहाँ पर मेडिसिन यूज होगी, उस मेडिसिन का नाम क्या होना चाहिए? देखो नाम तो कई सारे होंगे, लेकिन जो मेडिसिन यूज होती है उसका जो ग्रुप होता है उसका नाम है बेटा एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक पाइरोजन के अपोजिट, एंटी मींस अगेंस्ट बनने वाली मेडिसिन जो भी होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। इस एंटीपायरेटिक का एक एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा? ठीक, तो हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेकंड में जो टॉपिक था साइटोकाइन बैरियर समझ में आया, दूसरा टॉपिक क्या था फीवर, ये समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इन्फ्लेमेशन, तब तक का इसको नोट करो। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का लास्ट टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब सिंपल सा स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन मींस बेटा स्वेलिंग। देखो अब इसमें हमको अच्छे से पढ़ना है, स्वेलिंग जो होती है, मैं बात करूं कई टाइप की होती है। एक होती है कि हमारे बॉडी के पार्ट पे कहीं पे अंदर जो है फ्लूइड की फीलिंग हो जाए तब भी स्वेलिंग आ जाएगी, लेकिन ये फ्लूइड की फीलिंग वाली नहीं है, यहाँ पर कुछ और होता है फिलहाल। अभी सुनो, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि स्वेलिंग। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी जैसे बॉडी में कहीं पर कट लगे, कट लगा या कोई घाव हुआ जिसको बोलते हैं बेटा खून, ठीक है, तो अब क्या होगा कि उस पार्टिकुलर पोर्शन पे, फॉर एग्जांपल यहाँ ये स्किन थी बेटा, यहाँ पर कट लगा, तो यहाँ पर जो टिश्यूज होंगे ये इंजर्ड हो जाएंगे, इसको मैं लिखूंगा इंजर्ड टिश्यू। ये क्या बेटा, इंजर्ड टिश्यू। तो अब यहाँ पर जब स्किन थी ये बेटा स्किन, कोई कट लगा, तो कट लगने से क्या होता है कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि माइक्रोब्स की एंट्री हो जाए। एंट्री हो भी जाती है, कई सारे माइक्रोब्स यहाँ पहुंच भी जाएंगे। तो अब क्या होगा कि वहां पर डब्ल्यूबीसी को पहुंचना है, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है, उसको फाइट करना है वहां पर जाकर। डिफेंस मैकेनिज्म में डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व होती है। तो अब डब्ल्यूबीसी को वहां पर पहुंचाने के लिए कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। उसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्फ्लेमेशन। अब क्लियर? उसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। अब देखो होता क्या है, ये इंजर्ड टिश्यूज जो होते हैं ये बेटा सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली में होता है जो ये एक हार्मोन लाइक लिपिड के कंपाउंड होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं बेटा, हार्मोन लाइक लिपिड कंपाउंड, लिपिड कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के दो काम होते हैं यहाँ पर इस प्रोस्टाग्लैंडिन के दो काम होते हैं। एक तो स्टिमुलेट पेन रिसेप्टर्स, ये क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है पेन रिसेप्टर्स को, पेन रिसेप्टर को। सर इसका काम क्या है बेटा, एक्चुअल में क्या है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा कहां पर, जहां पर टिश्यू इंजर्ड हुए हैं, मतलब जहां पर माइक्रोब्स के आने के हाई से हैं, ज्यादा चांसेस हैं। तो वहां पर जब पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, पेन होंगे, तो पेन क्यों होता है उसका रीजन ये है ताकि पता चल सके कि कहां पर हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल सके कि कहां पर जो है ये इंजरी हुई है, ताकि वहां पर क्या पहुंचे, डब्ल्यूबीसी पहुंच सके। इसके लिए पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, बात समझे। दूसरा काम इसका होता है बेटा, ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, हिस्टामाइन
हिस्टामाइन। एक्चुअल में क्या है कि हिस्टामाइन जो होते हैं वो होते हैं बेटा वैसोडाइलेटर। अब वैसोडाइलेटर क्या होता है? वैसो मींस होता है बेटा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो कंपाउंड होते हैं या मैं बोल सकता हूं कि जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पर ब्लड के वेसल्स से रिलेटेड दो टाइप के होते हैं। एक होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, दूसरा होता है वैसोडाइलेटर जो वेसल्स को डायलेट करेंगे। बात समझे? तो यहाँ पर जो हिस्टामाइन होता है, हिस्टामाइन को कौन बनाता है बेटा? ये इसको सिक्रीट करने वाला कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये वैसोडाइलेटर का काम क्या होता है? ये ब्लड की वेसल्स को डायलेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये बेटा ब्लड की वेसल्स है, यहाँ पर मैंने जो बनाई है तो ये फेनेस्ट्रेटेड है। मतलब क्या है बेटा कि इसमें फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है। फेनेस्ट्रा का मतलब होता है बेटा पोर्स, फेनेस्ट्रा मतलब पोर्स। तो ये जो पोरस ब्लड की वेसल्स है मतलब ये क्या बेटा कैपिलरीज है। इसको मैं लिखूंगा ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज है। और ब्लड के कैपिलरीज के अंदर क्या होता है बेटा? ब्लड। और जब ब्लड होगा इसके अंदर तो ब्लड के अंदर बेटा आरबीसी भी होंगे, डब्ल्यूबीसी भी होंगे, प्लेटलेट्स भी होंगे। क्लियर? ये तीनों चीजें मान लो यहाँ पर है। तो यहाँ पर बेटा कट लगा है, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स को भी पहुंचना पड़ेगा, और यहाँ पर जो माइक्रोब्स आए हैं उनको रोकने के लिए डब्ल्यूबीसी को भी यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक डब्ल्यूबीसी मैंने बनाई, ये है बेटा डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी बेटा शो करती है एमीबॉइडल मूवमेंट। अमीबॉइडल मूवमेंट का मतलब होता है कि जो अमीबा के जैसे मूव करे, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और बॉडी आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ से वो निकल के बेटा पहुंचेंगे एट द साइट ऑफ इंजरी। यहाँ पर अमीबॉइडल मूवमेंट, अमीबॉइडल मूवमेंट बाय डब्ल्यूबीसी। यहाँ पर जो अमीबॉइडल मूवमेंट होता है डब्ल्यूबीसी जो करते हैं बेटा उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं डायापेडेसिस। डायापेडेसिस ये अमीबॉइडल मूवमेंट शो करेंगे और वहां तक पहुंचते हैं। अमीबॉइडल मूवमेंट का मतलब ऐसे अमीबा के जैसे सीडोपोडिया बनाते जाएंगे और बेटा इनकी बॉडी आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम आएगा कि ये यहाँ पर ऐसे पहुंच जाएंगे जहाँ पर इंजरी हुई थी। ये सब है बेटा डब्ल्यूबीसी। ठीक, ये डब्ल्यूबीसी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये पहुंचने के लिए होना क्या है? इसको अगर निकलना है यहाँ तो ऐसे जो फेनेस्ट्रा है मतलब जो पोर्स है तो ऐसे तो उसको नहीं जाने देंगे। तो होते क्या बेटा इनके जो है ये जो ब्लड की वेसल्स है ये थोड़ा सा इसका भूल जाती है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इसी स्वेलिंग को ही बोलते हैं बेटा इन्फ्लेमेशन। और स्वेलिंग होती कैसे है? क्योंकि स्वेलिंग के लिए आता है बेटा हिस्टामाइन जो वैसोडाइलेटर होता है, मतलब वेसल्स को डायलेट कर देता है। और जब वेसल्स को डायलेट कर देगा तो जो वेसल्स का यहाँ पर डायमीटर होगा वो ओवरऑल डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। जब डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तो इनके जो पोर्स होते हैं वो भी जो है उनका साइज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा अमीबा को यहाँ अमीबॉइडल मूवमेंट शो करते हुए डब्ल्यूबीसी को यहाँ से निकलने में आसानी होगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। तो क्या इन्फ्लेमेशन वैसोडाइलेशन है? नहीं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है बेटा? एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, ग्रुप होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है वैसोडाइलेशन। आप समझ में आए? इस तरीके से जो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का फोर्थ टॉपिक था इन्फ्लेमेशन को क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एक्वायर्ड या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा एडाप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी। देखो स्टार्टिंग में बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था होता है इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ हमको मिलती है, बर्थ होने के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर होती है। दूसरी जो होती है बेटा वो कौन सी होती है? हमको पैदा होने के बाद मिलती है।
बात समझे? तो जो पैदा होने के बाद मिलती है उसको हम एडॉप्ट करते हैं ना, वही होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? इसकी कुछ बातें थी हमने उसमें बताया गया था, जैसे कौन सी बातें थी पहले लेक्चर में बताया, फिर से लिख दे रहा हूं बेटा कि ये क्या होती है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ये हमको बर्थ के बाद हम इसको एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा कि ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इनका जो स्पेक्ट्रम होता है मतलब वर्किंग एरिया होता है वो नैरो होता है, तो इसको बोलते हैं बेटा नैरो स्पेक्ट्रम। ये कैसे इसको ये कैसी होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नैरो स्पेक्ट्रम होती है। बात करते हैं बेटा कुछ फीचर्स इसके, तो नेक्स्ट स्टडी किया बेटा फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बेटा कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कौन कौन से? सबसे पहली बात तो बेटा यही होगी कि ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इसका फीचर कौन सा हो जाएगा बेटा स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या है कि ये किसी एक पार्टिकुलर पैथोजन के लिए क्या होता है बेटा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर? दूसरी चीज क्या बेटा इसका जो फीचर है डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है बेटा मेमोरी बेस जो होते हैं, ये जो इम्यूनिटी होती है मेमोरी बेस जो होती है कैसे होती है बेटा हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास कि इनके एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा, ये आइडेंटिफाई क्या करते हैं बेटा कि हमारी बॉडी में जो भी एजेंट आया है या पहले से है या आया या कोई पार्टिकल हो, एजेंट बोलो या पार्टिकल बोलो या कोई माइक्रोब्स हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। मतलब क्या कोई एजेंट या कोई एक पार्टिकुलर पार्टिकल हो, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा कि वो सेल पे है, वो सेल पे है मतलब हमारी बॉडी का ही है या बाहर का है मतलब फॉरेन है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ गए? तो मैं अगर बात करूं मेरे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था बेटा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने क्या पढ़ा था बेटा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या चीजें थी? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो अगर मैं कहूं कि मुझे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ना है तो मैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ लूंगा, वही हो जाएगी बेटा क्या हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और तुमको पता हो तो मैंने कल तुमको बताया था बेटा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो इसमें क्या आती है? तीन चीजें आती है। सेल्स आती है, सेल्स मतलब लिम्फोसाइट। कौन सी सेल बेटा? लिम्फोसाइट्स। दूसरी चीज क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी। ये हमको इसमें तीन चीजें पढ़नी है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्लियर? इसके बाद देखो जो मेमोरी बेस जो होते हैं बेटा जहां पर हम इम्यून रिस्पांस पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट जो है मेमोरी बेस जो वाला मामला ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तब तक लिखो, इसको नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस का मतलब क्या होता है बेटा? इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है जब वो किसी पैथोजन या माइक्रोब्स के अगेंस्ट कुछ रिस्पांस जनरेट करता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पांस। डेफिनेशन क्या होगी बेटा? देखो अब इम्यून रिस्पांस क्या होता है बेटा कि वो कितने टाइप का होता है, वो कैसे जनरेट होता है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है? उसको हम सबको एक साथ समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इम्यून रिस्पांस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? रिस्पांस
generated by response generated by immune system against microbes or pathogen, इनके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है, हम इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इम्यून रिस्पॉन्स। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, उसको पहले समझो, कितने टाइप के होते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे और ये कैसे जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लाइन बनाई बेटा, ये बॉडी लाइन है, बॉडी लाइन है। फॉर एग्जांपल ये हम किसके चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हम सारी बातें ह्यूमन की करते हैं। ये ह्यूमन की बॉडी लाइन है, इसकी बेटा ह्यूमन की बॉडी लाइन है। अब सुनो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर मान लो बॉडी लाइन से बाहर यहाँ पर कोई पैथोजन आया और इस पैथोजन की एंट्री हुई बेटा बॉडी के अंदर, इसकी एंट्री हुई बॉडी के अंदर। तो जब यही पैथोजन बॉडी के अंदर पहुंचा तो क्या होगा बेटा? इस पैथोजन से लिम्फोसाइट, WBC में भी कौन सी सेल्स? लिम्फोसाइट आके इससे क्या करेंगे बेटा? इंटरेक्शन करेंगे। कौन सी सेल? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अब कितनी टाइप की अगर बात करें तो ये दो टाइप की बेटा, एक होती है बी सेल्स और दूसरी होती है बेटा टी सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो यहाँ पर ये जो बी सेल्स है ना, सबसे पहले यही आती है, इससे इंटरएक्ट करती है। जब इस पैथोजन से इंटरएक्ट करेंगी, जब इस पैथोजन से इंटरएक्ट करती है बी सेल्स, तो यहाँ पर ये बी सेल्स दो चीजें बनाती है बेटा। एक तो बनती है मेमोरी सेल, दूसरी बनती बेटा प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल। ये मेमोरी सेल बेटा वो सेल होती है जो इस पार्टिकुलर पैथोजन से अगेंस्ट बनी है। मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब भी एक पैथोजन आएगा तो ये मेमोरी सेल उसको पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है बेटा? ये इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ या प्रोड्यूस करते हैं बेटा ये एंटीबॉडी। क्लियर? अब ये एंटीबॉडी बेटा हमको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़नी है डिटेल में, तो हम वहां पर बात करेंगे। ऐसा समझ लो कि किसी पैथोजन के अगेंस्ट बनने वाले प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगे बेटा? उस पैथोजन से फाइट करेंगे। क्लियर? यहाँ पर पहला काम ये होता है, अगर इस प्रोटीन से इस पैथोजन को हम खत्म नहीं कर पाते हैं तो क्या है हमारे पास दूसरा तरीका बेटा टी सेल्स। टी सेल्स को भी हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे जब सेल्स के बारे में पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिटेल में, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो यहाँ पर सिर्फ इसका टी सेल्स का जो काम होता है ये इसकी हेल्प करते हैं एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पर सिर्फ क्या है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन ये हेल्प करते हैं। एंटीबॉडी से अगर काम नहीं चलता है तब क्या बेटा इसकी बारी आती है। इसमें भी कई टाइप के होते हैं, हम वहां पर पढ़ेंगे। अब क्या ये मेमोरी सेल बन गई है, अब एंटीबॉडी बन गई। अब एंटीबॉडी जब हम पढ़ेंगे वहां पर हमको डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी भी पढ़नी है। सिंपली यहाँ पर समझो कि जितनी भी टाइप की एंटीबॉडी होती है यहाँ पर सिर्फ दो का नाम याद रखो, एक होता है एंटीबॉडी एम, एक होता है एंटीबॉडी जी। तो जब पहली बार एंट्री हुई है, पहली बार जो एंटीबॉडी बनी है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो एम होती है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी एम है उसका अमाउंट एंटीबॉडी जी से ज्यादा होगा। सर यहाँ पर आईजी का मतलब क्या होता है बेटा? आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, हम पढ़ेंगे वहां पर। एंटीबॉडी को ऐसे डिनोट करके आईजी, इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन। तो ये पहली बार एंट्री हुई थी, फर्स्ट एंट्री, तो ये चीजें हुई, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स,
इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर। ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेटा, ये स्लो होता है, मतलब इस रिस्पॉन्स को जनरेट होने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। दूसरी बात क्या है बेटा कि लो इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी का होता है ये रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या है बेटा, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या है बेटा, इसकी जो यहाँ पर जो भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी बन गई, तो जैसे ही वहां पर जो वायरस का अटैक या किसी पार्टिकुलर पैथोजन का अटैक जो हुआ था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, तो जैसे ही ये केस जो है सॉल्व हो गया तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन रुक जाएगा। होता क्या बेटा, सेम पैथोजन, जब सेम पैथोजन इसकी एंट्री दोबारा होती है, सेम पैथोजन जब इसकी एंट्री दोबारा होगी बेटा बॉडी के अंदर, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा ये है मेरे पास सेकेंड टाइम की एंट्री, सेकेंड एंट्री। तो जब सेम पैथोजन आया तब क्या होगा कि अब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी थी, ठीक है, तो सारी एंटीबॉडी तो इसको जो है खत्म करने में यूज नहीं हो जाती, कुछ एंटीबॉडीज बच भी जाती है। तो अब क्या होगा कि ये जो मेमोरी सेल होती है ये इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेंगी, पहचानेंगी, रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, और बची हुई एंटीबॉडी इसको जो है बेटा खत्म करती है। बची हुई एंटीबॉडी क्या करती है, इसको न्यूट्रलाइज करेंगी, न्यूट्रलाइज करेंगे। क्लियर। लेकिन उतने से काम नहीं चलता है कि यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन और करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अब एंटीबॉडी जो होती है IgG, इसका लेवल IgM से बहुत ज्यादा हो जाता है, IgM से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सर क्या जितनी एंटीबॉडी बची थी वो न्यूट्रलाइज कर देंगी? नहीं, और ज्यादा हमको एंटीबॉडी की जरूरत होती है, तो प्लाज्मा सेल्स और ज्यादा एंटीबॉडी को बनाएंगी बेटा, जो क्या करेंगी आगे इसको न्यूट्रलाइज करेंगी। और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होता है हम उसको बोलते हैं बेटा सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स की अगर बात करें बेटा, तो इसकी कुछ बात अगर करें कि जैसे ये फास्ट होता है, इसके फीचर्स की बात करें, फास्ट, ये रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा, ये हाई इंटेंसिटी का होता है बेटा, हाई इंटेंसिटी का होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा इसकी प्रॉपर्टी में कि इसका जो है ड्यूरेशन जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी एंटीबॉडी बनी है जब वो केस रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता रहेगा। बात समझ में आई? तो जैसे कि मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तुमसे बोला था बेटा, होता क्या है कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या इसी का दूसरा नाम है एडाप्टिव इम्यूनिटी, ये करते क्या है, इसके जो फीचर्स है मैंने बोला था मेमोरी बेस्ड होती है। तो देखो उसी पॉइंट को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेमोरी सेल बन जाती है बेटा। जब मेमोरी सेल बन जाती है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब एडाप्टिव, एक बार पैथोजन की एंट्री हुई थी तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको एडॉप्ट किया, वहां से जो इम्यूनिटी है एडाप्टिव इम्यूनिटी मेमोरी सेल बनी थी। तो नेक्स्ट टाइम बेटा फिर से हमारी इम्यूनिटी इन्वॉल्व हो रही है, कौन सी इन्वॉल्व हुई, जो हमने एक्वायर की थी किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट, और हम उसको उस केस को नेक्स्ट टाइम कैसे रिजॉल्व करते हैं बेटा, मेमोरी सेल की हेल्प से। तो ये जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है। बात समझ में आई? ये पूरा का टॉपिक बेटा जिसको बोलते हैं हम इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर। याद रखना कि जब भी अगर मान लो आपने अपने ब्लड की टेस्टिंग करवाई,
ब्लड में क्या है, अगर IgM का लेवल ज्यादा है बेटा IgG से, तो समझ जाएंगे हम कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के भी फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है। लेकिन अगर हमारे ब्लड के अंदर IgG का अमाउंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है IgM से, तो हम समझ जाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन की दोबारा से एंट्री हुई है। समझ में आया? एंड दिस इज कॉल्ड अबाउट इम्यून रिस्पांस। क्लियर? इसको लिखो बेटा।